चलो हेडिंग डालें बेटा। जीएसटी का एक टॉपिक है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। नया चैप्टर ऐड हुआ है ये, ओल्ड स्कीम में नहीं था, न्यू स्कीम में है। सेक्शन 51 टीडीएस। जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस है, ऐसे बेटा जीएसटी में भी टीडीएस है। एक सेक्शन है खाली, ये चैप्टर मेरा बनाया हुआ है, सुन लो, पक्का मिलेगा एग्जाम में बेटा। इसमें से नई चीज़ ऐड हुई है। कंडीशन क्या है? एक तो होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपिएंट। सप्लायर बेटा एनी रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन नॉर्मल स्कीम में भी हो सकता है और कंपोजिशन स्कीम में भी, ठीक है ना। सप्लायर मस्ट बी रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन मे बी अंडर नॉर्मल स्कीम, रजिस्टर्ड पर्सन मे बी अंडर कंपोजिशन स्कीम। ये इसको कर रहा है बेटा टैक्सेबल सप्लाई। लिखते रहना भैया। रिसिपिएंट स्पेसिफाइड पर्सन होने चाहिए। स्पेसिफाइड को डिफाइन कर रखा है, 5 मिनट के बाद लूंगा, स्टिक मार्क बना दो। सप्लायर एनी रजिस्टर्ड पर्सन वेदर कवर्ड अंडर नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। सप्लाई किस चीज की होनी चाहिए बेटा? टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई में बी ऑफ गुड्स, पेन क्यों नहीं चल रहा? टैक्सेबल सप्लाई में बी ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई में बी ऑफ सर्विस। टैक्सेबल सप्लाई के नीचे लिख लो बेटा, इट मे बी ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई में बी ऑफ सर्विस। तो इट मे बी ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई में बी ऑफ सर्विस। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है बेटा अभी देखेंगे। सप्लायर कौन होना चाहिए बेटा? टीडीएस के लिए एनी रजिस्टर्ड पर्सन। जीएसटी करा रहा हूं, इनकम टैक्स से कंफ्यूज मत कर देना, नया चैप्टर ऐड हुआ है बेटा ये आपके सिलेबस में। सप्लायर एनी रजिस्टर्ड पर्सन वेदर कवर्ड अंडर नॉर्मल स्कीम और कवर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। किस चीज की सप्लाई कर रहा है बेटा? टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। इट मे बी ऑफ गुड्स, इट मे बी ऑफ सर्विस। रिसिपिएंट कौन होना चाहिए बेटा? स्पेसिफाइड पर्सन, प्रॉपर डिफाइन कर रखा है। अभी बाय एंड लार्ज याद कर लेना, गवर्नमेंट बॉडी। अगर कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ सप्लाई ज्यादा है 2.5 लाख से, तो ही टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। नंबर 1 कंडीशन क्या बन गई बेटा? सप्लायर मस्ट बी रजिस्टर्ड पर्सन वेदर कवर्ड अंडर नॉर्मल स्कीम और कवर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंडीशन नंबर 2, सप्लाई मस्ट बी ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। कंडीशन नंबर 3, कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ सप्लाई मस्ट एक्सीड्स 2.5 लाख। कंडीशन नंबर 4, रिसिपिएंट मस्ट बी स्पेसिफाइड पर्सन। अभी बाहर ना याद कर लेना, गवर्नमेंट बॉडी। ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड है तो रिसिपिएंट जब जब इसको पेमेंट करेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, तो रिसिपिएंट जब जब इसको बेटा पेमेंट करेगा टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस कटता है, तो आप पढ़े बैठे हैं बेटा। रिसिपिएंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट शैल डिडक्ट टीडीएस। किस रेट से? एनी आइडिया? पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा? इंट्रास्टेट सप्लाई है तो कौन कौन से टैक्स लगते थे? अब बस इतना बहुत है। टीडीएस कटेगा 1% ईच। इंट्रास्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी कटेगा बेटा 2%। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए जो आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा। ओनली देन प्रोविजन ऑफ टीडीएस शैल अप्लाई। सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन, नॉर्मल कंपोजिशन दोनों चलेंगे। सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई,
कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू बेटा होनी चाहिए 2.5 लाख से ज़्यादा, रिसिपिएंट स्पेसिफाइड पर्सन होने चाहिए, गवर्नमेंट बॉडीज हैं बेटा ये आपकी, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं जब जब रिसिपिएंट पेमेंट करेगा। क्या मैं पेमेंट में भी बोल रहा हूँ 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्टेड पेमेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2.5 लाख से ऊपर। जब जब वो पेमेंट करेगा टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। टीडीएस क्या है बेटा? सीजीएसटी एसजीएसटी 1% ईच, आईजीएसटी 2%। ठीक, आने की पॉसिबिलिटी है, नया चैप्टर ऐड हुआ है ये। तो एक बार स्पेसिफाइड पर्सन लिख लो कौन कौन होते हैं। नंबर 1, डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं बेटा। सेकंड, लोकल अथॉरिटीज। थर्ड, गवर्नमेंट एजेंसीज। फोर्थ, such other person as may be notified. कौन होने चाहिए? सप्लायर या रिसिपिएंट? रिसिपिएंट। सप्लायर तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन, रिसिपिएंट मस्ट बी स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन याद करो, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, सच अदर पर्सन एज मे बी नोटिफाइड। आज के टाइम नोटिफाइड हो चुके हैं बेटा। सबसे पहला जो नोटिफाइड हुआ इसके नीचे लिख दूं क्या यार? लिखो, बोल दूं इतने हैं। नंबर 1 नोटिफाइड में सबसे पहला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या होती है बेटा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दिखाना चाह रहा हूं मैं 6 महीने क्यों खराब हुए हैं। क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी बोलना सीधा घुमा फिरा के बात क्यों कर रही है? गवर्नमेंट कंपनी को बोलते हैं बेटा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। लिख लो ब्रैकेट में, लिख लो, तुम्हारे हालात ठीक नहीं है बेटा, लिख लो पीएसयू, गवर्नमेंट कंपनीज। नंबर 2, बी, ए हो गया गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बी, सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। नंबर 3, एनी अथॉरिटी ऑब्लिक बोर्ड ऑब्लिक बॉडी, ABB अथॉरिटी, बोर्ड, बॉडी, सेटअप बाय, 3 एरो निकाल दो, किसने सेटअप करी? समझ पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो ना? सेटअप बाय 3 चीजें हैं बेटा, किसने सेटअप करी? नंबर 1, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सबसे बड़ा एग्जांपल ICAI, नाम सुना है? बड़ा बड़ा दुख देना। सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। set up by an act of parliament, set up by an act of state legislature. Number 3, set up by government. नेक्स्ट लाइन, जो लाइन लिखवा रहा हूँ ये तीनों के लिए कॉमन है। इन विच 51% और मोर पार्टिसिपेशन, in which 51% or more participation is by way of 51% or more participation is by way of equity or control by government. या तो इक्विटी हो बेटा या गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। कितना? 51% या उससे ज्यादा। अब इसको पढ़ना सीखो, लिख तो लिया आपने, अब सुनने पे ध्यान दो।
लास्ट वाला पॉइंट बता रहा हूं मैं, कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी बोर्ड हो या कोई भी बॉडी हो, किसने बनाई है बेटा? या तो पार्लियामेंट ने बनाई है, या स्टेट लेजिस्लेचर ने, या गवर्नमेंट ने। कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बोर्ड, कोई भी बॉडी, या तो पार्लियामेंट ने बनाई है बेटा, या स्टेट लेजिस्लेचर ने, या गवर्नमेंट ने। और उसमें भी गवर्नमेंट का स्टेक कितना होना चाहिए बेटा? 51% या उससे ज्यादा। स्टेक बाय वे ऑफ इक्विटी भी हो सकता है, स्टेक बाय वे ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। ये अथॉरिटीज आपकी मानी जाएंगी स्पेसिफाइड पर्सन। रिसिपिएंट केवल यही होने चाहिए, तभी टीडीएस के प्रोविजन लगते हैं। रिपीट करना बेटा जरा, सबसे पहला कौन सा था स्टार्टिंग से? डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। नंबर 2 बेटा लोकल अथॉरिटीज, ये डीडीएमसीडी आ गया बेटा। नंबर 3 आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जितने भी हैं ये सब आपके गवर्नमेंट एजेंसीज। नंबर 4 नोटिफाइड पर्सन। एट प्रेजेंट बेटा 3 पर्सन नोटिफाइड हुए हैं। सबसे पहला बेटा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नंबर 2 सोसाइटी, सारी सोसाइटी नहीं, सोसाइटी किस किस की है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, या लोकल अथॉरिटी की। नंबर 3 और लास्ट बेटा कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी बेटा आपका साहब बोर्ड, जो या तो पार्लियामेंट ने बनाया है, जो या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, जो या आपका गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या है बच्चे? 51% या उससे ज्यादा। ये सारे पॉइंट जब सेटिस्फाइड होंगे तो आपको बेटा जब जब ये स्पेसिफाइड पर्सन पेमेंट करेंगे, टीडीएस कार्ड के साथ पेमेंट करेंगे। अब नीचे मत देखना, इतने रिवाइज करो बेटा। सप्लायर कौन? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन अगर कंपोजिशन स्कीम में हुआ तो भी आ जाएगा, वो चाहे नॉर्मल, पता है ना 2 टाइप की स्कीम थी, वो चाहे नॉर्मल स्कीम में हो बेटा, चाहे वो कंपोजिशन स्कीम में हो। सप्लायर हर टाइप का सप्लायर आ जाएगा। सप्लाई कौन सी आनी है? टैक्सेबल सप्लाई। कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? 2.5 लाख से ज्यादा। 2.5 लाख से ज्यादा, एग्जैक्ट 2.5 लाख या उससे कम है तो जीएसटी तो लगेगा बिल के ऊपर, टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है ना? कहीं आपको लगेगा जीएसटी के प्रोविजन लगेंगे, टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होने के लिए कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से ज्यादा। रिसिपिएंट मस्ट बी ए स्पेसिफाइड पर्सन। जब जब पेमेंट करेगा तब तब बेटा टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। बट द रेट ऑफ टीडीएस in the case of intrastate supply, CGST, SGST 1% each, और in case of interstate supply, IGST बेटा 2%। इतना TDS काट के गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाएगा कौन? रिसिपिएंट। जो पेमेंट कर रहा है बेटा ऑब्वियस सी बात है, उसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में टीडीएस डिडक्टर। तो जो स्पेसिफाइड पर्सन लिखा है, मैं लिख नहीं पा रहा, आप लिख लो, उसके ऊपर छोटा सा एरो डाल के टीडीएस डिडक्टर लिख लो, फाइनल में काम आएगा। फाइनल का चैप्टर है, नालायकों ने इंटर में डाल दिया है, कुछ नहीं, चिल्लड़ सा है, 10 मिनट में निपटा दूंगा। बस जो जो वर्ड बोल रहा हूं उसके ऊपर फोकस रखना, परेशान पूरा करूंगा मैं। तो टीडीएस डिडक्टर कौन है? रिसिपिएंट। जो गुड्स और सर्विस का रिसिपिएंट है या जो पेमेंट कर रहा है, वो टीडीएस काट के क्या करेगा बेटा? पेमेंट करेगा। टीडीएस डिडक्टर मस्ट बी स्पेसिफाइड पर्सन। क्वेश्चन सुनो बेटा, दिल्ली गवर्नमेंट ने मोहल्ला क्लिनिक के लिए टेंडर निकाले। थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, समझने में आसानी रहेगी। दिल्ली गवर्नमेंट ने मोहल्ला क्लिनिक के लिए दवाइयों के टेंडर निकाले। मेडिसिन चाहिए होती है ना इनको, तो इसके लिए टेंडर लगाते हैं, बिड लगाते हैं बेटा। तो ये भी मेडिसिन का काम है, उसका भी मेडिसिन का काम है, उसका भी और उसका भी। ABCD चारों ने टेंडर के लिए अप्लाई करा। जो L1 होता है, लोएस्ट वन, उसके फेवर में क्या जाती है? बिड जाती है। बिड फेवर में आ गई कमला इंटरप्राइज के, एक्चुअल नाम है क्लाइंट है बेटा कमला इंटरप्राइज। दिल्ली गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करता है बेटा? मेडिसिन क्या करता है? सप्लाई करता है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू है 1 करोड़। कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू वो बताते हैं कि हमें 1 करोड़ की दवाइयां चाहिए, 2 करोड़ की चाहिए, 5 करोड़ की चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू जिसके लिए बिड लगी थी वो क्या है बेटा? 1 करोड़। तो पहले जरा बाकी कंडीशन देखो क्या सेटिस्फाइड हो रही है। कमला एंटरप्राइज जीएसटी रजिस्टर्ड है, नॉर्मल स्कीम में है, सेटिस्फाइड बेटा। दूसरी स्कीम चेक करो, क्या ये टैक्सेबल सप्लाई है? 5% रेट है दवाइयों पे, ये क्या है बेटा? आपका टैक्सेबल सप्लाई है। तीसरी कंडीशन बेटा, क्या वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या 2.5 लाख से ज्यादा है? 1 करोड़ है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है बेटा? आपकी 2.5 लाख से ज्यादा। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब जब जब दिल्ली गवर्नमेंट पेमेंट करेगी, टीडीएस काट के क्या करेगी बच्चे? पेमेंट करेगी। अब प्रैक्टिकल लाइफ में सिस्टम कैसे चलता है? प्रैक्टिकल लाइफ में सिस्टम चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है बेटा 1 करोड़, ठेका था मान लो 1 साल का, 1 साल तक दवाइयां देनी है 1 करोड़ की। आज सबसे पहली कंसाइनमेंट जा रही है 1.5 लाख की। बिल्कुल आराम से चलना, ना समझ में आए रोकना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था? 1 करोड़ का। सारी दवाइयां एक ही दिन में 1 करोड़ की थोड़ी ना दे देंगे, वो तो मंगाते रहेंगे बेटा, ऑर्डर आता रहता है यहाँ से, वो भेजते रहते हैं कमला एंटरप्राइज। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने बोल दिया जी दवाइयां भेजो हमको 1.5 लाख रुपए की,
उसने दवाइयाँ बेच दी 1.5 लाख रुपए की, उसने पेमेंट कर दी, टीडीएस कटे या ना कटे? 1.5 लाख तो 2.5 से कम है, तो हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं देखनी, कि इनवाइस वैल्यू मत चेक कर लेना। कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू कितने की थी? कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू कितने की थी बेटा आपके साहब? 1 करोड़, 2.5 लाख से ऊपर है। अब जो भी इनवाइस होगा उसके रिगार्डिंग जब जब पेमेंट होगी टीडीएस काट के पेमेंट होगी। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। अब इसको डायग्राम फॉर्म में बनाओ, जरा याद करने में आसानी रहेगी। एग्जाम्पल 1, सप्लायर है बेटा कमला इंटरप्राइज, जीएसटी रजिस्टर्ड एनएस, एनएस मतलब नॉर्मल स्कीम, ठीक है बेटा। रिसिपिएंट दिल्ली गवर्नमेंट मोहल्ला क्लिनिक, तो पहले चेक करो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। यस, ये क्या है बेटा आपका स्पेसिफाइड पर्सन। कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू थी इनकी 1 करोड़। बड़े बड़े टेंडर होते हैं बेटा। कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू क्या है इनकी साहब? 1 करोड़। इसने जो अभी बिल भेजा, बिल नंबर 420 बना के भेजा बेटा इसने, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1.5 लाख, जीएसटी 5%, 7500, 1,57,500, ठीक है। और इसने इसको क्या कर दी? पेमेंट। टीडीएस कटेगा या नहीं? जल्दी जल्दी चेक करते हैं। पहली कंडीशन सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन रिसिपिएंट गवर्नमेंट एंटिटी होनी चाहिए, वो भी सेटिस्फाइड है। तीसरी कंडीशन बेटा कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, वो भी क्या है बच्चे? सेटिस्फाइड है। चौथी कंडीशन बेटा जब जब पेमेंट करेगा टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। टीडीएस कितने पे कटेगा? 1,57,200 पे या बेस प्राइस पे? 1.5 लाख या 1,57,200, जो तू कह दे बेटा, चाहे मुझे गलत पढ़ाना पड़ जाए। सर मेरे क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आ रहा। टीडीएस कितने पे? बेस प्राइस पे। टीडीएस जो भी डिडक्ट होगा बेटा बेस प्राइस पे। तो ये पेमेंट साहब 1.5 लाख का टीडीएस काटेगा बेटा ये, एट द रेट ऑफ 2% ऑन 1.5 लाख। कितना हो गया? 1.5 लाख का 2% 3,000। ये गवर्नमेंट को कब तक जमा कराएगा बेटा? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 10 तारीख तक। और 10 तारीख तक ही क्या करता है बेटा ये? अपनी रिटर्न फाइल करता है। जीएसटीआर 7 इसकी 7 है, नालायक, तुम चुप रहो तुम। जब जब पेमेंट होगी, बिल नहीं, कई बार ऐसा भी होता है 3-4 बिल की इकट्ठी पेमेंट करते हैं। गवर्नमेंट है ना, देर भी है अंधेर भी है, बड़े पैसे दे रहे हैं वो। टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, इस लाइन को याद कर ले। टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, फिर तीसरी बार बोल टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। प्रैक्टिकल तो 10-10 बिल इकट्ठे हो जाते हैं, धक्के खाते रहो उनके, पेमेंट दे दो दुहाई हो, पेमेंट दे दो दुहाई हो, फिर सुनवाई होती है, फिर इकट्ठा टीडीएस काटेंगे वो, ठीक है ना। अभी सारे लूंगा, इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत। अगले महीने की 10 तारीख तक की बेटा क्या होती है साहब? आपकी रिटर्न फाइल होती है। अगले महीने की 10 तारीख तक की बेटा क्या करता है? ये टैक्स जमा करवाता है, ठीक है। चलूं और बता दूं आगे एक बार और, वो छोटा सा प्रोविजन हो रहा है, फिर तो प्रैक्टिस करवानी है। जिस दिन टीडीएस बेटा जमा हो गया वहां से 5 दिन के अंदर अंदर टीडीएस डिडक्टर, डिडक्टी को, इसको क्या बोलेंगे? डिडक्टी, एक सर्टिफिकेट देगा कि हमने आपका टीडीएस काटा है 5 दिन के अंदर अंदर। और सर्टिफिकेट फिजिकल नहीं होता बेटा, पोर्टल पे आता है सर्टिफिकेट भी। तो जिस दिन टीडीएस की पेमेंट हो गई वहां से बेटा 5 दिन के अंदर अंदर टीडीएस डिडक्टर एक टीडीएस का क्या देता है बच्चे? सर्टिफिकेट, कि हमने आपका क्या करा है साहब? टीडीएस डिडक्ट किया है। सर्टिफिकेट जाता है बेटा 5 डेज के अंदर अंदर। 5 दिन कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस।
जिस दिन उसने टीडीएस जमा करवाया वहां से 5 दिन के अंदर अंदर। फिजिकल फॉर्म में नहीं होता बेटा, ऑनलाइन होता है ये भी। GSTR 7A। तो कुल मिला के बोल दो, टीडीएस डिडक्टर को 3 काम करने हैं। पहला काम, पर्टिकुलर मंथ में जितना भी टीडीएस कटा अगले महीने की बेइज्जती हो गई, सारे बोलो ना, अगले महीने की 10 तारीख तक जमा करवाना है। 10 तारीख तक ही उसे क्या करनी है बेटा, अपनी रिटर्न फाइल करनी है GSTR 7। और बेटा उसको क्या करना है, जब उसने टीडीएस जमा करवा दिया था वहां से 5 दिन के अंदर अंदर। भाई 10 तारीख तो लास्ट डेट है ना, क्या पता उसने 7 तारीख को जमा करा दिया हो, क्या पता उसने 6 तारीख को जमा करा दिया हो, क्या पता उसने 10 को ही जमा करवाया हो। तो वहां से 5 दिन के अंदर अंदर वो ऑनलाइन पोर्टल पे ही होता है बेटा। ये सर्टिफिकेट क्या करेगा बच्चे, फर्निश करेगा। सर्टिफिकेट किसमें होता है, टीडीएस सर्टिफिकेट GSTR 7A। ओके रिपोर्ट। इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए जीएसटी में, इनका? गवर्नमेंट है तो होगा ही ना, ये क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट है तो होगा ही ना। गवर्नमेंट की जगह तू ONGC ले ले, गवर्नमेंट कंपनी, वो भी तो स्पेसिफाइड पर्सन है। इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो मैंडेटरी है भाई, टीडीएस काटेगा, टीडीएस काट के बाद जमा कैसे कराएगा वो? तो आपको ध्यान हो बेटा, एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन चैप्टर आपने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन, उसमें सेक्शन 24 उसमें था टीडीएस डिडक्टर अंडर सेक्शन 51। वो ये बला थी उत्तरी। और बल्कि नया स्कीम बढ़िया है, नया सिलेबस, उसमें कम से कम चैप्टर तो पढ़ लिए। ओल्ड में तो रटना पड़ता था, याद कर लो बेटा, फाइनल में जाके पढ़ोगे। अब या तो इंटर में ही है ना। इसका रजिस्ट्रेशन ऑलवेज मैंडेटरी है सेक्शन 24 में। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट चेक नहीं करनी, 10 लाख 20 लाख 40 लाख एज द केस में भी। याद है सेक्शन 24 पढ़ाई थी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन? तो किसी कोने में लिख दो, कोई देख ना ले। रजिस्ट्रेशन ऑफ टीडीएस डिडक्टर इज ऑलवेज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 24। ये एग्जाम में पक्का मिलेगा, ये नए चैप्टर ऐड हुए हैं बेटा ये, ठीक है ना। टीडीएस, टीसीएस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये 3 नए चैप्टर हैं। ये वाला तो आज निपटा ही दूंगा मैं। प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा तो दिया था मैंने, वो पढ़ लेना। उसमें सेक्शन 13 मत पढ़ना, सेक्शन 13 फाइनल में रखी है इन्होंने। क्या बदतमीजी है। प्लेस ऑफ सप्लाई है ना तुम्हारे पास? लेक्चर की वैलिडिटी है लैब से कोई? बस ठीक है ठीक है, चलो बनाओ एग्जाम्पल अब। और एग्जाम्पल नंबर 2, सप्लायर जैन बुक डिपो। तुम अपना नाम लिख लेना, GST रजिस्टर्ड NS, रिसिपिएंट ICAI है यार। क्या मन से नहीं आया क्या आज तुम? तू आया भी क्यों है भाई, तू तो एलिजिबल ही नहीं है, कोरम कोरम में नहीं है तू तो। बुलाओ यार बुलाओ, ये तो क्योंकि समझ में ये डायग्राम से आएगा, चित्रहार से समझ में आएगा ये सब। सबके पास ड्राइव है बेटा, लेक्चर सबके पास है ना, टैक्स वाले। तो ये 3 लेक्चर में उसी में ना डलवा दूं, TDS TCS अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। फिर खाली अमेंडमेंट बच जाएंगी, वो अमेंडमेंट डिस्कस कर लेंगे। अभी देखते हैं, अभी क्या बोला मैंने, TDS TCS अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। वो इनकम टैक्स में था, सॉरी बोल जल्दी से। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये GST वाला TDS है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ एक ग्रुप दे। मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ बेटा, मैं चढ़ाता उड़ाता कुछ नहीं हूँ मैं। भाई मेरा एक ही क्वेश्चन है, जब एक नहीं दिया वो नहीं निकला,
अब हम ऐसा क्या कर देंगे जो दोनों निकल जाएंगे? या तो अंदर एकदम आग लग जाए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो आग भी नहीं दिख रही, बुझी हुई राख है ये तो। चलो भाई, सप्लायर जैन बुक डिपो जीएसटी रजिस्टर्ड नॉर्मल स्कीम, रजिस्टर्ड पर रिसिपिएंट एपिटा आईसी एआई, ये इसको करेंगे सप्लाई ऑफ स्टेशनरी। बेटा रुक गया मेरे बच्चे। कितनी, 2:30 क्लास थी हमारी? 3:30। अच्छा, मैं कहूँ मुझे टाइम हो गया यार। टीडीएस बेटा जितना भी डिडक्ट होता है अगले महीने की 10 तारीख तक जमा होता है, ये जाएगा कहाँ ये? इस सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाता है। टीडीएस जितना भी डिडक्ट होता है इस सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होता है। कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 3 चीज़ें आती हैं बेटा, टीडीएस, टीसीएस, एक अगला ही चैप्टर हो रहा है वो आपके इंटर में ऐड हुआ है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, और तीसरा कैश डिपॉजिट जो एसएससी खुद कैश डिपॉजिट कराता है। तो आपके लेवल पे जब पढ़ा था आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसमें एक ही चीज़ पढ़ी थी कि एसएससी क्या कर रहा है, कैश जमा करवा रहा है, पर प्रैक्टिकली 3 होती हैं बेटा। जो टीडीएस हमारा कटा है वो ऑटोमेटिक किस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जो टीसीएस हमारा कटता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कटता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू अगर हम सप्लाई करेंगे तो उसके इसमें टीसीएस डिडक्ट होता है, वो भी डिडक्ट होकर कहाँ पर आता है बेटा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और जो हम जमा करवाते हैं वो भी किस में आता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो एक लाइन में कहीं ये भी डाल दो ऊपर स्टार्टिंग में ही, टीडीएस सो डिडक्टेड shall be credited in electronic cash ledger of supplier। दोबारा बोलो, TDS so deducted shall be credited in electronic cash ledger of supplier। उस सप्लायर के बेटा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट है 1.5 लाख का, एक कॉन्ट्रैक्ट है 180 का, जो मुझे केस बनाने हैं वैसे डिस्कस कर लो। एक कॉन्ट्रैक्ट अलग टेंडर था 1,50,000 का, एक टेंडर अलग था 1,80,000 का, दो अलग अलग टेंडर थे, तो दोनों के मिला के वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3,30,000। समझने के लिए मैंने सप्लाई इकट्ठी कर दी 3,30,000 की, यानी कि टेंडर अलग अलग हैं, कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू अलग अलग है, इनवाइस मैंने सिंगल जनरेट कर दिया। प्रोविजन ऑफ टीडीएस शैल अप्लाई और नॉट, आंसर इज नो। इस केस में बेटा टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगेंगे। फिर इसको उल्टा लूंगा, कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू थी बेटा आपकी 7.5 लाख, मैंने 2.5 लाख के 3 मिल बना दिए, या 1.5 लाख के 5 मिल बना दिए, क्या टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे? आंसर इज यस। इनवाइस एक्चुअली में कितने का बना उसकी रेलेवेंस नहीं है, रेलेवेंस क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू कितनी थी। कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू अगर 2.5 लाख से ऊपर है टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे। और एक सिचुएशन में सुन लो एक बार इकट्ठा, एक सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू थी बेटा आपकी साहब 10 लाख, अभी मैंने सप्लाई करी है केवल 1 लाख की, और ये भी तो हो सकता है पेमेंट अभी मिली 30,000 है, एक्चुअली में त्रसा त्रसा के देते हैं, टुकड़ों में पेमेंट मिलती है। कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू कितने की बेटा, 10 लाख, और मैंने अभी सप्लाई कितने की करी है, 1 लाख। कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू तो 6 महीने 1 साल में सप्लाई होनी है ना, वो अभी मैंने सप्लाई करी है केवल 1 लाख की, उसमें से भी मुझे पेमेंट मिली है 50,000 की। पहला क्वेश्चन, टीडीएस डिडक्ट हो या ना हो, बाकी सब पॉइंट सेटिस्फाइड है, यस टीडीएस डिडक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा, 2.5 लाख से ऊपर कितने पे डिडक्ट हो, जितने की पेमेंट होती है बस, ठीक है ना, दो अलग अलग चीज है। टीडीएस डिडक्ट हो या ना हो इसके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू देखी जाती है 2.5 लाख, टीडीएस डिडक्ट हो तो कितने पे हो, पेमेंट मेड, 50,000 की जो पेमेंट है उसके ऊपर 2% का टीडीएस, 1,000 रुपए का क्या हो जाएगा बेटा, टीडीएस डिडक्ट होगा। टीडीएस डिडक्ट हो गए गवर्नमेंट के अकाउंट में कब तक, अगले महीने की 10 तारीख तक, और 10 तारीख तक ये बेटा टीडीएस डिडक्टर रिटर्न फाइल करेगा जीएसटीआर 7, और फिर जिस दिन टीडीएस जमा करवाया वहां से 5 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन टीडीएस सर्टिफिकेट दे देगा किसको बेटा, सप्लायर को, जीएसटीआर 7
ए, क्योंकि टीडीएस डिडक्टर को टीडीएस काटना है इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया। थ्रेशोल्ड लिमिट कोई देखी नहीं जाती, 10, 20, 40, सेक्शन 24। टीडीएस डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन क्या होता है बच्चे? मैंडेटरी होता है। सप्लायर का जो टीडीएस कट गया वो कहाँ पर जाए? वो सारा का सारा कहाँ जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ऑटो पॉपुलेटेड होकर आ जाता है अपने आप, ठीक है। और कैश लेजर तो याद हो कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी कहीं पर भी। आईटीसी केवल पेमेंट ऑफ टैक्स, जबकि कैश लेजर तो कहीं पर भी यूज हो सकता था। समझ आ रहा है? मतलब यही क्वेश्चन लिखवाता बेटा मैं आपको, फिर उसके बाद में लिखवाता ये कि एग्जम्प्टेड सप्लाई हुई है, कंडीशन सब कुछ सेटिस्फाइड है, सप्लाई क्या है बेटा? एग्जम्प्टेड सप्लाई है, 2.5 लाख से ऊपर है, रिसिपिएंट स्पेसिफाइड है, सप्लायर जीएसटी रजिस्टर्ड है। क्या कहते हैं? टीडीएस नहीं, टीडीएस केवल किसके ऊपर कटता है बेटा? टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर। ओके रिपोर्ट आपसे बेटा, इफ द सप्लाई इज कवर्ड अंडर आरसीएम, अगर कोई ऐसी सप्लाई हो जाए जो आरसीएम के अंदर आती हो, टीडीएस कटे या ना कटे? कटेगा। क्वेश्चन एग्जांपल से समझाइए बेटा। तो आप ही फ्रंट सीट वालों को पकड़ता हूं मैं तो हमेशा। छोड़ो एग्जांपल, क्वेश्चन रिपीट करिए क्या था? शुक्र है सुन तो रही थी, मुझे लगा सुन ही नहीं रहे बच्चे। हाँ साहब, सर एग्जांपल देते हैं, कोई एडवोकेट ले लो, हरीश साल्वे, वो ओएनजीसी को सर्विस दे रहे हैं। हरीश साल्वे जीएसटी रजिस्टर्ड है। ओएनजीसी बेटा आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्पेसिफाइड पर्सन, उसने उसको 10 लाख की सर्विस दी और बिग बिजनेस एंटिटी है। वो क्या है? बिग बिजनेस एंटिटी। ये सर्विस किस में आ जाएगी? रिवर्स चार्ज, आरसीएम के अंदर। हु विल पे जीएसटी? रिसिपिएंट, ओएनजीसी विल पे जीएसटी। टीडीएस डिडक्ट हो या ना हो, समस्या समझ में आ रही है? हरीश साल्वे एडवोकेट, ओएनजीसी, आप ओएनजीसी, मैंने आपको 10 लाख रुपए की एडवोकेसी सर्विसेज दी। एक बार टीडीएस नहीं पढ़ा रहा, पहले नॉर्मल रिवाइज कर लो। क्या इनके ऊपर जीएसटी लगता है? यस लगेगा, पर आरसीएम के अंदर ओएनजीसी विल पे जीएसटी। सर्विसेज का रेट 18% होता है बेटा, तो ओएनजीसी 10 लाख के ऊपर 18%, 1,80,000 का जीएसटी पे करेगा। खत्म। अब टीडीएस कटे या ना कटे? जो तू कह दे बेटा, कटेगा। महाराज की कहने हैं। तेरा क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे बताइयो। नहीं कटना चाहिए, क्यों नहीं कह रहा कटना चाहिए? फिर कह रहा हाँ नहीं, क्योंकि वो नालायक दोनों बात कर रहा है। नहीं कटेगा, क्योंकि सप्लायर के एंगल से वो एग्जम्प्टेड सप्लाई है। सप्लायर के एंगल से वो एग्जम्प्टेड सप्लाई है। सर एक बार और, सप्लायर के एंगल से तो वो एग्जम्प्टेड है, सप्लायर को तो टैक्स देना ही नहीं, सप्लायर हरीश साल्वे, उसके एंगल से तो क्या है बेटा? वो एग्जम्प्टेड है। तो इसको एक लाइन में डाल देना, इफ द सप्लाई इज कवर्ड अंडर आरसीएम, प्रोविजन ऑफ टीडीएस शैल नॉट अप्लाई। कोई भी नहीं, अब चल रहा है यार, फिर रुक जाएगा ना, समस्या ये भी तो है, इसलिए मैं भी टाइम पास कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं रिकॉर्ड करके ही दे दूंगा इनको। बनाऊं? क्या बना रहा था मैं तो भूल भी गया। सबके बना दूं डायग्राम? तो जल्दी जल्दी लिखते हैं बेटा। सप्लायर जैन बुक डिपो, जीएसटी रजिस्टर्ड, रिसिपिएंट आईसीएआई। अब मुझे नहीं पता क्या बना रहा हूं मैं, अब नए सिरे से देख लो जो भी बनेगा। एक मिनट रुकना, चुप रहे। वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,40,000, जीएसटी मान लो 18% वाली आइटम है। बता भाई जैन साहब जल्दी से, 240 का 18% निकाल। कैलकुलेटर अलाउड है, दिमाग मत लगाओ। 43,000, 43,200। ऐसा मत करो, बेइज्जती हो जाती है। चलो टोटल वैल्यू 2,83,200। एक बार वो ऐसी बदतमीजी कर देता है ना लायक, केवल ये क्वेश्चन कंप्लीट है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू नहीं बता रहा, बस ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो। कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू नहीं बता रहा, वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जल्दी से बताओ, आफ्टर जीएसटी देखूं तो 2.5 लाख से ऊपर है, बिफोर जीएसटी देखूं तो 2.5 लाख से कम है। एक्सपर्ट महापंडित क्या कहते हैं? बिफोर जीएसटी या आफ्टर जीएसटी? बिफोर जीएसटी। जीएसटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैल्यू। सेक्शन 15 में मुझे पढ़ाया था, जीएसटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैल्यू।
तो इस केस में कोई टीडीएस नहीं। मेरे से पूछो भाई, मेरे से। हाँ एग्जैक्टली, नो टीडीएस। तो लिख लो जीएसटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैल्यू, वो चाहे ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 15 वाली, वो चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू। जीएसटी कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं होती। एक वैसे टाइम पास के लिए पूरे जीएसटी में एक जगह जीएसटी वैल्यू का पार्ट होती है, कहां पर? बाकी शांत रहना। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी इसको कभी भी वैल्यू में नहीं लेते, ठीक है? चाहे वो ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल रहा हो सेक्शन 15 के लिए, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू निकाल रहा हो सेक्शन 51 के लिए। पर पूरे जीएसटी में मैं एक जगह पढ़ा के आया हुआ हूं जहां जीएसटी को वैल्यू में ऐड करते हैं। सर आप एकदम पूछ लेते हो, झटका भी एकदम लगा था ना। अब बेटा आप पास हो गए, दोबारा बिठा दूंगा वापसी। नालायक। ई वे बिल। पूरे जीएसटी में एक एक्सेप्शन है बस, जहां जीएसटी को हम क्या करते हैं बेटा, वैल्यू का पार्ट बनाते हैं, ई वे बिल में। इसके अलावा कहीं मर्जी देख लेना, जीएसटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैल्यू। सेक्शन 15 में पढ़ा के आया था ट्रांजैक्शन वैल्यू में बेटा, यहां पर है, कहीं मर्जी चले जाना साहब, जीएसटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैल्यू अदर देन ई वे। ई वे बिल में वैल्यू थी कंसाइनमेंट वैल्यू, जो 50,000 देखते थे वहां कंसाइनमेंट वैल्यू, वहां पर जीएसटी लेते थे। वैसे ही चेक करने के लिए, समझ में आ गया ना ये? तो इस केस में कोई टीडीएस नहीं। एग्जाम्पल 3, सप्लायर है अनिल कंस्ट्रक्शन कंपनी, रिसिपिएंट है एमसीडी। ये सब जीएसटी रजिस्टर्ड है यार, आप अपना नाम डाल देना, अनिल कंस्ट्रक्शन कंपनी, रिसिपिएंट है एमसीडी। एमसीडी के ओपन पार्क में जिम होते हैं, जिम इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे होते, ओपन जिम इंस्ट्रूमेंट, ये इनको सप्लाई करते हैं, ओपन जिम इंस्ट्रूमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू है 50 लाख। इसने अभी जो बिल बनाया है इनवाइस नंबर 9211, कोई भी बिल बेटा, इसने वैल्यू ऑफ सप्लाई रखी है 10 लाख की। बिल की डेट आज लो, एक क्वेश्चन में मैं सब कुछ ले लूं। क्या डेट आज? फेब, फुल फॉर्म नहीं बोली जा रही ना लायक से, फेब्रुवरी, 11 फरवरी 2024 ये बिल की डेट थी। 10 लाख का था, 18% वाली आइटम थी, 11,80,000। ठीक है भाई, ये पेमेंट कैसे कर रहे हैं? पेमेंट इसने पहली पेमेंट करी नालायक ने 3 लाख की, कह रहा हूं ना टुकड़ों में आती है, डेटेड 20 फरवरी 2024। सेकंड पेमेंट करी बेटा इसने 5 लाख की, डेटेड 15 अप्रैल 2024। बैलेंस अभी आउटस्टैंडिंग है। बैलेंस आउटस्टैंडिंग है। रवि मैं 3 लेक्चर दूंगा, इनकी ड्राइव में शेयर कर देना, पुराने वाले जो बच्चे हैं, नए वाले नहीं, इनके, ठीक है ना? मैं आज मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग तक प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। अब बोलो अब कैसे चलेगा सिस्टम? सारी कंडीशन चेक करें बेटा। सप्लायर जीएसटी रजिस्टर्ड, रिसिपिएंट आपका बेटा एमसीडी का मतलब स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है साहब। इसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा, सारे पॉइंट सेटिस्फाइड है। जब जब पेमेंट होगी तब तब टीडीएस डिडक्ट होगा। पहली पेमेंट कब हुई है बेटा? तो टीडीएस डिडक्शन पहला कितने पे होगा? 3 लाख का 2%। कब काटेगा बेटा?
20 फरवरी 2024। दूसरा 5 लाख के ऊपर 2%, कब तक? 15 अप्रैल 2024। इसका टीडीएस कब तक जमा होएगा? ड्यू डेट 10 मार्च को। इसका टीडीएस कब तक जमा होगा बेटा? 10 मई को। अगले महीने की 10 तारीख को ही टीडीएस, अगले महीने की 10 तारीख को ही अपनी रिटर्न फाइल करेगा एमसीडी बेटा जीएसटीआर 7 में, ठीक है ना। अगले महीने की 10 तारीख तक ये टीडीएस जमा करवा देगा। 10 तारीख तक ये अपनी जीएसटीआर 7 जब जमा करवाएगा, वहां से 5 दिन के अंदर अंदर जीएसटी सर्टिफिकेट जीएसटीआर 7A, ये था ना। सर अगर जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू ना 50 लाख है, उसके अंदर शुरुआत में 10 लाख की टैक्सेबल हो रही है, उसके बाद अगर 10 लाख की एग्जेम्प्टेड हो जाए तो पार्शियली, तो एग्जाम पे तो टीडीएस करता ही नहीं ना। मैं ये कह रहा था कि जैसे पार्शियली एग्जेम्प्टेड है, अब जो वैल्यू देखी जाएगी कॉन्ट्रैक्चुअल वो केवल टैक्सेबल की देखी जाएगी, एग्जेम्प्टेड की भी ले लेंगे, 2.5 लाख को कंसीडर कर लेंगे। दोबारा बोल। मैंने माल सप्लाई करा डीडीए को, आगे बोल। मान लो कि 5 लाख की सप्लाई हो रही है, मैंने माल सप्लाई करा 5 लाख का, वैल्यू है 5 लाख, आगे बोल। अब इसके अंदर एग्जेम्प्टेड हो रही है 3 लाख की, और अरे तो नालायक अलग अलग बोलना, फिर इकट्ठा क्यों बोल रहा है? 3 लाख की टैक्सेबल, नहीं 3 लाख की एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल, 3 लाख की एग्जम्प्टेड और 2 लाख की टैक्सेबल। और 2 लाख की टैक्सेबल। अब इसमें मैं 5 लाख की वैल्यू कंसीडर कर, कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू ये थी ना। टेंडर कितने का था गवर्नमेंट का? 5 लाख का। गवर्नमेंट लगा, बड़ा खतरनाक वर्ड है यार। कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू देखनी है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू क्या थी आपकी? 2.5 लाख से ऊपर है, तो जब जब टैक्सेबल सप्लाई होगी उस पर टीडीएस कटता रहेगा, एग्जम्प्टेड पे कटेगा नहीं, ठीक है। मैंने एमसीडी स्कूल के ठेके ले रखे हैं बेटा, मैं उनमें किताबें सप्लाई करता हूँ। बुक्स नहीं जाती बच्चों के स्कूल के लिए, किताबें 0% पे है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू 50 लाख, किताबें जा रही हैं 0% पे है। 10 लाख की किताबें गई, उसके ऊपर जीएसटी नहीं। पेन और ड्रेस गई, वो 5% पे है, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सप्लाई तीनों चीज़ की थी, ड्रेस की भी थी, कॉपी किताब की भी थी, स्टेशनरी की भी थी। तो उसमें जो जो टैक्सेबल होती रहेगी उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता रहेगा। आप बोले बेटा, कौन बोल रहा था? बोले। इसमें से जो एक्चुअल पेमेंट होगी वो होगी 294, इसमें पेमेंट होगी 490 टीडीएस काट के। जीएसटी भी दिया है या नहीं दिया है? तो आखिरी में जो सबसे आखिरी पेमेंट आएगी वो कितनी आएगी? मान लेते हैं लास्ट पेमेंट करेगा, तो वो लास्ट पेमेंट करेगा 1180 में से कितने आ गए? 8, कितना बच गया? 380। 380, 380 पूरी नहीं करेगा वो भी, बल्कि टीडीएस कटेगा कितने में से? 2 लाख पे। जीएसटी पोर्शन पे तो टीडीएस कटता ही नहीं, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाले में 2000 का टीडीएस और काटेगा और रिमेनिंग पेमेंट कर देगा, ऐसे चलता है वो। बच्चे की क्वेरी समझ में आ रही है? क्वेरी ये है सर उसकी, हमें ये पता है कि टीडीएस कटेगा इस पे। पहली पेमेंट कितनी आ गई? 3 लाख, ये वैल्यू की तरफ मानी जाएगी। दूसरी पेमेंट कितनी आ गई? 5 लाख, ये वैल्यू की तरफ मानी जाएगी। रिमेनिंग पेमेंट कितनी बच गई? 8 आ गए 1180 में से, 380 बच गए। तो जब वो 380 देगा, टीडीएस कितने पे काटेगा? 2 लाख के ऊपर 1% 2000, 2000 टीडीएस काट के फिर हैंग हो गया। 2% लगा लो यार, हो गया वाइंड अप। ये समझ में आ गया? एक रह गया बेटा, वो बड़ा खतरनाक सा पॉइंट है, ये पेन चल गया। हाय हाय, अच्छा मैंने सिलेक्ट ही नहीं कर रखा। इस पॉइंट को ध्यान से समझना है, ये इस चैप्टर का जिस्ट है। लोकेशन ऑफ सप्लायर, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। लोकेशन ऑफ, ओहो, सप्लायर and place of supply in one state or location of recipient in another state। 9 पॉइंट में 2 कंडीशन है बेटा, दोनों कंडीशन बोलना। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? एक स्टेट में। और रिसिपिएंट क्या होना चाहिए? दूसरे स्टेट में।
तो टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगेंगे, जीएसटी लगेगा? उसे हाँ कर दो चुपचाप, हाँ 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 सर हाँ। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन वन स्टेट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन अनदर स्टेट। अरे कंडीशन क्यों लिख रहा हूं ये, ना लाइक, ध्यान नहीं है तुम्हारा। चलो, तो क्या होगा भाई, टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्ञान देता हूं तुम्हें, एक लॉजिक मुझे बताना कि क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में। जितने भी गवर्नमेंट है बेटा अपने यहाँ, स्टेट गवर्नमेंट, इनके सबके पता आपको दिल्ली में भवन बने हुए हैं, बिहार भवन, उड़ीसा भवन, महाराष्ट्र भवन, जैसे एम्बेसीज होती हैं, इंटरनेशनल एम्बेसीज हर स्टेट की भी बेटा। हमें बिहार गवर्नमेंट से कोई काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बिहार पहुंच जाए, हमें यूपी गवर्नमेंट से कोई काम है, तो उन सबके क्या बने हुए हैं यहाँ पर बेटा, भवन। बिहार भवन, यूपी भवन, एमपी भवन, हरियाणा भवन बेटा। चलो, आपका कौन सा मार्ग है यार हमारे ऑफिस के, केजी मार्ग, केजी मार्ग पे है हरियाणा भवन। हरियाणा गवर्नमेंट का है ये। ठीक है, इनको इसका क्या करवाना है बेटा, रिपेयर रिन्यूअल करवाना है। बिल्डिंग पुरानी हो गई, बारिश आती है तो छुट्टी करनी पड़ जाती है, छत टपक जाती है तो एम्प्लॉय भाग जाते हैं, नालायक साहब। इसके लिए क्या करवा रहे हैं जी, इसका रिपेयर रिनोवेशन करवा रहे हैं। रिपेयर रिनोवेशन किससे करवा रहे हैं, जैन बिल्डर, दिल्ली का है ये नालायक भी, ठीक है ना। सुनने पे ध्यान देना, 2 मिनट कंसंट्रेशन से। सर्विस देने वाला जैन बिल्डर, सर्विस लेने वाला गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। क्या सर्विस है, रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ हरियाणा भवन लोकेटेड इन दिल्ली। सर्विस देने वाला जैन बिल्डर दिल्ली का, सर्विस लेने वाला गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का। बिलिंग किसके नाम से करूंगा मैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। सर्विस क्या चीज है बेटा, मैं इस हरियाणा भवन के क्या कर रहा हूं साहब, रिपेयर रिनोवेशन कर रहा हूं। रिपेयर रिनोवेशन करी, प्लेस ऑफ सप्लाई जब पढ़ोगे, पढ़ लेना उसे तसल्ली से, तो ये सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। देख लिया होगा वो चैप्टर, अभी तक नहीं पढ़ा, पढ़ लेना, वो सिलेबस में आ गया बेटा वो आपका, ठीक है ना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, दैट इज दिल्ली। धीरे धीरे चलना, आराम से, हड़बड़ाना मत। सर्विस देने वाला दिल्ली का है, सर्विस लेने वाला गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है। जिस चीज के लिए सर्विस ली और दी जा रही है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पर है बेटा, दिल्ली में। वो हरियाणा भवन उनको क्या करना है, रिपेयर रिनोवेट करना है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो गई, ये क्या हो गई, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है बेटा, प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। अब इसे चेक करो क्या इस कंडीशन में फिट बैठ रहा है। दीपक जैन बिल्डर की लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड। सेकंड, रिसिपिएंट कहाँ का होना चाहिए, मेरे स्टेट में कहाँ का था, मेरे एग्जांपल में हरियाणा। इस केस में जीएसटी तो लगेगा बिल के ऊपर, पर हरियाणा गवर्नमेंट जब जब पेमेंट करेगी टीडीएस नहीं काटेगी। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे बनती है, क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में, क्यों मना करा। इसको बच्चा पढ़ रहा है इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, उसे इंटर स्टेट सप्लाई समझ रहा है। सप्लाई इंटर स्टेट थोड़ी ना, सप्लायर तो इंट्रा स्टेट हो गई। लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, तो बिल के ऊपर वो क्या लगा रहा होगा बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, टीडीएस नहीं कटेगा। क्या चल रहा है दिमाग में, हरियाणा गवर्नमेंट स्पेसिफाइड पर्सन ही नहीं है, धक्का दियो इसे, धक्का दे इसे। नालायक, सबसे पहले तो वही आ जाएगी, डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, एमसीडी है पर वो नहीं है। सर आपने एग्जाम्पल पहला लिया है, वो गवर्नमेंट तो पहले है मेरे भाई, नालायक। आगे बोलो, क्या लॉजिक है, क्या चल रहा होगा दिमाग में। अरे यार ये ऐसे ना करो यार, 2 मिनट दी, टेक योर टाइम, लगाओ प्रोफेशनल, क्या बोलते हैं, प्रोफेशनलिज्म, स्केप्टिज्म। हाँ वो पूछो ना, मेरा क्वेश्चनिंग माइंड है, चलो पूछो पूछो। टड़न, टड़न।
तुम यार गवर्नमेंट से कंफ्यूज कर रहे हो, ये भेल है, हटाओ तुम इसे, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को। भेल का कोई ऑफिस बन रहा है, गेल का कोई ऑफिस बन रहा है, पता नहीं गवर्नमेंट से क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम। आना होता आंसर आ जाता है इतनी देर में। सुनो, वो टीडीएस काटेगा बेटा, सीजीएसटी 1%, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एसजीएसटी इंट्रास्टेट सप्लाई है, रिसिपेंट कहाँ बैठा है, अनदर स्टेट में, वो टीडीएस काटेगा 1%, सीजीएसटी 1%, एसजीएसटी, वो बैठा हरियाणा में है, ये तो काट के जमा करा देगा। वो ये वाला 1% दिल्ली वाला कैसे काटे, वो तो बैठा ही हरियाणा में। अरे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा दिल्ली का एसजीएसटी कैसे काट ले, सर क्या दिक्कत है, अरे बैठी हरियाणा में हो, दिल्ली का कैसे काट लेगी, सर काट लिया 1%, जमा कहाँ कराएगी, मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो आएगा ही नहीं, वो तो हरियाणा के कैश लेजर में जाएगा, हरियाणा में मेरा है ही नहीं लेजर। सर ये लेजर स्टेट वाइज होते थे, हाँ रजिस्ट्रेशन वाइज होते हैं ना। जैन बिल्डर का रजिस्ट्रेशन कहां पर है, दिल्ली। जैन बिल्डर का रजिस्ट्रेशन, ये तो समझ में आ रहा है मैं कहां पर हूं बेटा, दिल्ली में मैं रजिस्टर्ड हूं। अब सामने वाला गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कह रही है मैं तो टीडीएस काटूंगी, वो अड़ा हुआ नालायक मान ही नहीं रहा, मैं उसके पास पहुंच गया, बात सुन तू टीडीएस काट, वो काट रहा है टीडीएस सीजीएसटी 1%, एसजीएसटी 1%, चल तू काट ले, मानेगा नहीं ना, हरियाणा का है। अब तू इसे जरा जमा करवा के दिखा, तू कहां करवाएगा, वो सीजीएसटी तो जमा करवा देगा, वो आ जाएगा मेरे लेजर में, वो कहेगा एसजीएसटी कहां जमा कराऊं यार, वो अपने हरियाणा वाले अकाउंट में जमा करवाएगा, वो हरियाणा वाले में जमा होगा, मेरे दिल्ली में कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। हाँ कर दो, हाँ सर ये लॉजिक था बेटा, कि वो आईटीसी क्या हो जाता, वो जो पेमेंट करती टीडीएस वो मेरा खराब हो जाता, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करता मेरे अकाउंट में, इसलिए मना कर दिया भाई टीडीएस ही मत काटो। बच्चे पता नहीं इसके क्या उल्टे सीधे लॉजिक रिवाइज कर रहे होते हैं, आधे तो उसको समझ रहे होते हैं ये इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई पे टीडीएस नहीं कटता, खुद ही पढ़ के आ रहा है सीजीएसटी एसजीएसटी 1%, आईजीएसटी 2%, और फिर आखिरी में जाते जाते क्या बोल रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई पे टीडीएस नहीं कटता। अरे सप्लाई इंटरस्टेट पे कटता है, ये इंटरस्टेट नहीं है भाई, ये कहानी अलग है। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों चीजें एक स्टेट में है, और रिसिपिएंट क्या है बेटा, अनदर स्टेट में है, तो इस केस में टीडीएस के प्रोविजन नहीं कटेंगे। रीजन ये है, वो टीडीएस काट के जमा कहां कराएगा, अगर बिल के ऊपर आईजीएसटी होता तो भी दिक्कत नहीं होती, आईजीएसटी जमा हो जाता, आईजीएसटी तो पूरे सेंट्रल का है ना, बिल पे केवल सीजीएसटी होता तो भी दिक्कत नहीं आती। दिक्कत ये पड़ रही है वो एसजीएसटी, वो तो हरियाणा का काट सकता है बेटा, हरियाणा में जमा करवा सकता है, दिल्ली के लेजर में वो जमा ही नहीं करा सकता, और जबकि मेरा लेजर कहां का है, रजिस्ट्रेशन मेरा दिल्ली का है। नहीं आया ना, याद कर लेना, आपको तो रटना है बेटा, इन 9 केसेस में टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। वाइंड अप हो गया, एक चैप्टर है बेटा ये आपका कंप्लीट टीडीएस, मेरी तरफ से वाइंड अप, आपकी तरफ से इफ्स एंड बट्स। बोले एक और लूं चैप्टर, टीसीएस, वो भी छोटा सा है, या रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, मैं वो दे दूं, जैसे आप कहो, जैसे कंफर्टेबल हो बोलो। 3 नए चैप्टर ऐड हुए हैं बेटा, इनफैक्ट मुझे 4 बोलने चाहिए। एक तो ऐड हुआ है, लिख लो इसको कहीं किसी कोने में, ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में क्या फ़र्क आया है। एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई, इसमें छोड़ देना सेक्शन 13 को, ऑलरेडी आपकी ड्राइव में है ये। सेक्शन 13 पूरी छोड़ देना, सेक्शन 13 की 13 सब सेक्शन थी, 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), 13 की सीरीज पूरी छोड़ देना, ठीक है। दूसरा जो नया चैप्टर जीएसटी में ऐड हुआ है, टीडीएस अंडर सेक्शन 51, जो आपके साथ मैंने डील कर लिया, ठीक है बेटा। अनदर चैप्टर जो जीएसटी में ऐड हुआ है, टीसीएस अंडर सेक्शन 52। अनदर चैप्टर जो बेटा जीएसटी में ऐड करा है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, सेक्शन 35 एंड सेक्शन 36। ये 4 चैप्टर हैं जो न्यू सिलेबस में जीएसटी में बेटा इंटर लेवल पे ऐड हुए हैं। इसमें से ये ऑलरेडी आपकी ड्राइव में है, ये 3 मैं आज और कल में ही पढ़वा दूंगा बेटा, आपको ड्राइव में आ जाएंगे, आपके गूगल ड्राइव, जीडीपीडी जो भी आपके पास,
उसमें ये तीनों चैप्टर और आ जाएंगे। ठीक। अब मेजर चीज़ इनकम टैक्स में एडिशन कुछ नहीं है पर अमेंडमेंट है। आपने पढ़ा है फाइनेंस एक्ट 22, एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 23, और थोड़ी सी जीएसटी में अमेंडमेंट है। तो मैं उसके लिए चाहता हूँ एक क्लास चाहे मुझे 3 घंटे के लिए देना, मैं इकट्ठा ही निपटा दूंगा ये सारा। ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है बेटा। टीचर्स ने डला दिया, ट्रांजिशन बैच है, ओल्ड से न्यू में, वो सब पैसे कमाने के तरीके हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं है। कोई टैक्स में मेरे देखो मेरा एरिया टैक्सेशन है, कोई नया ज़्यादा एडिशन नहीं है। ओल्ड स्कीम से नई स्कीम में टैक्सेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। नो डाउट अकाउंट्स में ड्रेस्टिक फर्क है, बाकी एरिया मेरा है नहीं, मुझे पता नहीं क्या डिफरेंस है नहीं है। टैक्सेशन में खाली ये 4 चैप्टर ऐड हुए हैं बेटा, और जो अमेंडमेंट है वो तो रहनी है। फाइनेंस एक्ट 22 की जगह क्या हो गया, फाइनेंस एक्ट 23। तो ये तो आपका जैसे टीडीएस चैप्टर मेरा बनाया हुआ है सेक्शन, तो एक ही है। एक लाइन में बोले सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन, कहीं पर भी रजिस्टर्ड हो, रिसिपिएंट स्पेसिफाइड पर्सन, कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा, जब जब पेमेंट करेगा भाई 2% के हिसाब से टीडीएस काट लियो। नो केसेस में टीडीएस नहीं कटेगा, चैप्टर इज ओवर। सेम कहानी टीसीएस की है। ऑनलाइन जब भी सप्लाई करेंगे, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, ईसीओ के थ्रू सुन लो। उसमें तो जब देखोगे तुम्हारा माइंड सेट रहेगा ना हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। टीसीएस चैप्टर जब देखोगे, 2 मिनट लेता हूँ अभी निपटाता हूँ साहब। चाहे सप्लायर ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जब भी कभी अपना माल बेचेगा, माल का मतलब गुड्स और सर्विस दोनों आ गई, जब भी कभी सप्लाई करेगा, तो इसके ऊपर बेटा ईसीओ के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, पूरे महीने में जितनी भी नेट टैक्सेबल सप्लाई हुई है। नेट टैक्सेबल सप्लाई का मतलब सप्लाई माइनस सेल्स रिटर्न। आपने फ्लिपकार्ट के थ्रू, मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू बेटा 50 लाख का माल बेचा, क्या महीना चल रहा है, फरवरी, और उसमें से 10 लाख का माल रिटर्न हो गया, तो 50 का ग्रोस सेल माइनस रिटर्न कितने की, 10 लाख, नेट कितने का है बेटा, 40 लाख। वो 40 लाख के ऊपर 1% टीसीएस ले लेगा। 40 लाख का 1% 40,000। सीजीएसटी एसजीएसटी 0.5 आईजीएसटी है तो बेटा 1%। टीडीएस का रेट 2 है, टीसीएस का रेट क्या है 1%। 1% टीसीएस कलेक्ट करके अगले महीने की 10 तारीख तक गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देगा। 10 तारीख तक उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, जीएसटीआर 8, खत्म। और जो मेरा टीसीएस कटा है उस दुकानदार का, वो उसके कहां पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। टीडीएस सर्टिफिकेट होता है पर टीसीएस में कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। ठीक। इसमें फिर आखिरी में जब वो लेक्चर देखोगे, एक 9.5 में भी ईसीओ आया था, अगर आपको ध्यान हो, चार्जिंग सेक्शन 9 पढ़ाई थी, 9.5। ओ भाई ब्लैंक हो तुम तो बिल्कुल यार। चार्जिंग सेक्शन 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, उसमें स्पेसिफाइड ईसीओ को बेटा जीएसटी जमा करवाना होता था। ओला उबर वाले, रेस्टोरेंट वाले, याद आ रहे हैं। ठीक। तो फिर इसमें दिमाग में आएगा जी 9.5 वाला ईसीओ और 52 वाला ईसीओ डिफरेंस क्या है, क्योंकि 52 में भी ईसीओ है। 9.5 में जो ईसीओ है इसे टीसीएस नहीं काटना, इसे जीएसटी ही जमा करवाना है। ओला उबर ओके, टीसीएस थोड़ी ना काटेगा, वो तो सर्विस के ऊपर ही क्या करेगा, जीएसटी जमा करवाएगा। जबकि इसको जीएसटी जमा नहीं करवाना, जीएसटी तो दुकानदार जमा करवाएगा। ये तो 1% के हिसाब से क्या काटेगा बच्चे, टीसीएस काटेगा। ये एप्लीकेबल था केवल स्पेसिफाइड सर्विसेज के ऊपर। स्पेसिफाइड से बेटर वर्ड नोटिफाइड। 9.5 एप्लीकेबल था केवल और केवल नोटिफाइड सर्विसेज के ऊपर। 4 सर्विसेज नोटिफाइड हुई थी, जाके देख लेना बेटा। ओला उबर वाले थे, मेक माई ट्रिप थे, अकमेंडेशन वाली, ओयो क्या बोलते हैं उसको, जो ये थे होटल वाले अकमेंडेशन वाले, ये वाली सर्विसेज थी। टोटल 4 टाइप के नोटिफाइड थे, और ये लगता है जो 9.5 में नोटिफाइड नहीं है। बाकी ईसीओ गुड्स वाले सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो ये चीज़ था आपका, ये चैप्टर है टीसीएस। एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसके ऊपर भी टीसीएस नहीं होगा, अगर आरसीएम है उसके ऊपर भी टीसीएस नहीं होगा। बोले अभी भी गुड्स वाला नहीं है। तुमने नए स्टडी मेट ले लिए नए सिलेबस के, तो वो ले लो ना। ऑर्डर तो नेट से निकाल लो, उसके पीडीएफ 4 चैप्टर के निकाल लो पीडीएफ, प्लेस ऑफ सप्लाई के निकाल लो, इन चारों के निकाल लो ना, टीडीएस टीसीएस और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट सबसे नालायक चैप्टर है, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या क्या खाते मेंटेन करने हैं, परचेज के, सेल के, स्टॉक के, ये कितने टाइम के लिए, 72 महीने के लिए, निपटा दिया, खत्म। 72 महीने मतलब 6 साल। 6 साल कहाँ से देखूँ, दिवाली से, दशहरे से। फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो ये आपके बेटा ड्राइव में आ जाएंगे लेक्चर। तो मैं सोच रहा हूँ ये तो आप खुद ही देख लो, है ना। इसके लिए हम इकट्ठे हो जाएंगे।
तो अगर मैं इनको लेक्चर कल या परसों में दे दूँ, नेक्स्ट संडे तक निपटा लोगे? बताओ क्या करना है। एक सबका एक और वो भी 1.5 घंटे के हैं, इससे ऊपर के नहीं है। 1.5 घंटे भी मैं जान के 1.5 घंटा मुझे करना होता है कि इससे कम का क्या लेक्चर रखूँ मैं। प्रैक्टिकल तो मैंने बता दिया, ख़त्म हो गया है। TCS जो 9-5 में नहीं है वो सारे ECU TCS काट लेंगे। ठीक है भाई, तो फिर नेक्स्ट संडे रख लेंगे इसके लिए। पहले GST की अमेंडमेंट ले लूँगा, फिर उसके बाद इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में कोई खास अमेंडमेंट आई नहीं, एक रेंट फ्री अकोमोडेशन में है, थोड़ा सा PGBP में है, एक न्यू स्कीम आ गई जो है, उन न्यू स्कीम को बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया, पुराने वाले को बाय चॉइस कर दिया, और थोड़े से स्लैब रेट चेंज हुआ है बस। 1-2 डिफरेंस है, वो मैंने बताया ना, इसमें लूँगा मैं GST अमेंडमेंट वाली क्लास में। 2 फेज़ में पढ़ लो, जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं उसको अलग कर लो, और जो अमेंडमेंट है उसको अलग कर लेंगे, पर्पस सोल्व हो जाएगा अपना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सैलरी में एक ही है बस, रेंट फ्री अकोमोडेशन। मैं फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, तो RFA बोल रहा है, एक ही तो बात है। PGBP में एक वो 43BH आ गई, MSME। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है यार, 1-1 1.5 घंटे में निपट जाएगा। पता नहीं क्यों इतने हल्ले मचा रखे हैं, अमेंडमेंट है, ये है वो है। ठीक है, अब आपकी तरफ से जो जो कह रही हो बेटा पूछ लो, चाहे करियर के रिगार्डिंग या कोई भी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये चैप्टर मैं आपको दे दूंगा, पढ़ लेना। अगले संडे को मैसेज आ जाएगा आपके ग्रुप पे, मैं बता दूंगा। ये एक तो इस बार जो जो पेपर लूँ यहाँ पर मैं, वो सारे पेपर अटेम्प्ट जरूर कर लेना यहाँ पर। सीरियस हो जाना थोड़े से बेटा, ये जितने भी पेपर लूँ वो ले लेना। एक मैं सर से बात करूँगा, शायद आपके लिए एक मैं रिवीजन क्लास सोच रहा हूँ, फास्ट ट्रैक, जैसे लास्ट टाइम लिया था। वो फास्ट ट्रैक रिवीजन में सारे रिवीजन इंक्लूड हो जाएगी, और कुछ नहीं तो GST कर लो, 50 नंबर तो यही है, फ्री के लगते हैं। फेस टू फेस ही रिवीजन बेनिफिशियल तभी होती है जब फेस टू फेस हो। नहीं, मुंह नहीं कट रहा सर के बाल पूरे वो दिख रहे थे। हिप्पी वाले बालों में ना पता नहीं क्या लग रहा था, मोती समझ नहीं आया। फेस टू फेस देख लूंगा मैं। तो फाइनली समझ में आ गया ना बेटा, ये 4 चैप्टर आपकी ड्राइव में आएंगे नए वाले, ये ड्राइव से कर लेना। जो अमेंडमेंट्स हैं अलग से GST की और इनकम टैक्स की, वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे रख लेते हैं। हद मार के 2 संडे होंगे, नहीं तो एक संडे में 3 घंटे में मैं तसल्ली से निपटा दूंगा। ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है सर, सुना है ये चेंज हो गया, टैक्स में कुछ चेंज नहीं है, कुछ नहीं है टैक्स, सब कुछ सेम है बेटा। बस नए स्लैब 2.5 लाख की जगह 3 हो गया, 3 लाख तक नील, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15। पहले 2.5 लाख तक था, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15। अब 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, पहले रिबेट जो होती थी आपकी बेटा ओल्ड स्कीम में अभी भी उतने की है, नए वाले में 7.5 लाख की हो गई, और रिबेट के अंदर मार्जिनल रिलीफ आ गया, जैसे सरचार्ज में नहीं होता था, तो उसमें भी आ गया। वो मुझे बस टैली कराना है आपको कि बेटा उसमें कैसे निकालते थे डिडक्शन। सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है, लिटरली कोई चेंज नहीं है। लोग बेटा बच्चे भी तो बुलाने हैं, फीस भी तो लेनी है। यही अगर मुझे फीस लेनी होती 5-7 हज़ार रुपये, मैं भी हल्ले मचा देता। डर का धंधा है, बिजनेस डर का है भाई, कोई टैक्स में नहीं है चेंज। मैं दिस इज द ट्रूथ, आपको 4 चैप्टर मैंने दे दिए है, ठीक है ना। और इसके अलावा अमेंडमेंट देख लेना क्या है, इंस्टीट्यूट की साइड से निकालूंगा मैं भी, वो बच्चा निकाले बैठा है। 7 या 8 अमेंडमेंट है, इससे ऊपर है ही नहीं सर। पेज तो 20-25 है, अमेंडमेंट 7-8 ही है, वो भी बेस दे रहा है। आपको याद है एक्शनेबल क्लेम मैंने 3 पढ़ाए थे, बैटिंग, गैमलिंग, लॉटरी, 3 टैक्सेबल है, बाकी सब टैक्सेबल नहीं है। वो 3 की जगह 6 हो गए, कैसीनोज आ गए, ऑनलाइन गेमिंग आ गई, हॉर्स रेस, जो ये 3 ऐड हो गए इसमें। अब ये मैं ना भी पढ़ाऊँ तुम भी पढ़ लोगे, बस मैं पढ़ा दूंगा, तुम्हें बोल दूंगा याद कर लो। वर्ड आ गया, पहले था एक्शनेबल क्लेम अदर देन बैटिंग, गैमलिंग, लॉटरी, अब आ गया एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अब इसका क्या मतलब हुआ, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल है, उसके अलावा बाकी नहीं है। स्पेसिफाइड में पहले 3 थे, बैटिंग, गैमलिंग, लॉटरी, अब 6 हो गए। हो गई पहली अमेंडमेंट। ई इनवाइसिंग 10 करोड़ थी, 5 करोड़ हो गई, हो गई सेकेंड अमेंडमेंट। थर्ड अमेंडमेंट, गुड्स पे ध्यान है बेटा, इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैश बेसिस पे नहीं आता था। अगर एडवांस पेमेंट मिली है, आपको याद आ रहा हो, अगर गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट मिली है तो GST जमा नहीं करवाते थे। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर, गुड्स के केस में अगर एडवांस पेमेंट मिली है तो हम क्या नहीं करवाते थे बेटा, GST जमा नहीं करवाते थे। एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, हाँ करो, गुड्स है, और आपके स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम वो भी गुड्स हो जाएंगे बेटा। अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में अगर एडवांस मिल गया तो जमा करवाना पड़ेगा। एक अमेंडमेंट है टाइम ऑफ सप्लाई में, वो ये है,
तो बेसिक प्रिंसिपल गुड्स के केस में एडवांस आया, जीएसटी नहीं है, पर अगर वो गुड्स क्या है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, उसमें एडवांस आ रहा है उनके पास। ये ऑनलाइन नहीं खेल रहे यार, क्रिकेट का सट्टा नहीं लगता, क्या है ये, ड्रीम 11 है तो सट्टा ये। अब उनके पास जा रहा है बेटा एडवांस में, उनके पास एडवांस में पेमेंट जा रही है, 31 तारीख को पेमेंट आ रही है, मना थोड़ी ना कर देंगे। विनिंग तो जाके अगले दिन हो रही होगी, कब होती है मुझे पता नहीं उनकी बेटा, पर उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, रिसीट बेसिस पे ही अराइज हो जाएगी। ये अमेंडमेंट है, चिल्लड़ चिल्लड़ सी। रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हम आ जाएंगे, पहले भी आते थे वो अब भी आ जाएंगे। अब रिसिपेंट का होना जरूरी नहीं है, जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है उसका वहीं खड़े होना जरूरी नहीं है। पता चले वो यूएस में, उसको यूएस से छोड़ के इंडिया में आना पड़ रहा है, जीएसटी ऑफिसर के सामने तू कर ले फिजिकल वेरीफाई, तो पीछे से करता रहा भाई, ओनर का होना अब जरूरी नहीं है। चिल्लड़ चिल्लड़ सी अमेंडमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे तक तुम ये तीनों चारों चैप्टर निपटा लेना बेटा अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं अमेंडमेंट लेके मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे ही, उससे ज़्यादा हुआ तो उससे नेक्स्ट संडे लगेगा। तो टुडे इज 12, 11 के बाद 18 और मैक्सिमम हद हुई तो 25। इसी महीने टैक्स मेरी तरफ से वाइंड अप हो जाएगा, फिर वो रिवीजन का देख लेंगे कैसे क्या है, स्लॉट अवेलेबल होना चाहिए और टाइमिंग का होना चाहिए। तो ऑफिशियली इसमें तो इतना ही बेटा। अब आपके कोई इफ्स एंड बट्स हो वो पूछ लो। टेस्ट मैंने बोल दिया, टेस्ट जब जब हो उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, टेस्ट मत छोड़ना। ठीक है, चलो। नहीं बोलता तो हूँ, पर अभी हो सकता है ना तुम्हारी क्वेरी हो।